हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अब हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्राइवर एग्ज़ाम 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये पेपर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर इस पेपर से कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस आपको, अनुभव है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पेपर। दोस्तों, अगर आप ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस पे आपको कोर्स है, बुक्स पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, कुछ भी आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर मिलती हैं। टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड पेपर है वो भी यहाँ पर, पुराने पेपर है सारे के सारे अपलोड मिल जाएंगे। पर्सन बैंक मिल जाएगी, फुल सिलेबस जो बुक है वो भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सुविधाएँ आपको ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या आया था इसमें। देखें, किसी वाहन में वैक्यूम बूस्टर में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम बूस्टर खालिस्तान, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ब्रेकिंग, खालिस्तान। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी कार को चालू करते समय एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा कर रखना चाहिए, तेजी से पंप करना चाहिए, सामान्यतः बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी कार का जो एक्सेलरेटर है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपको दबाना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में किस वाहन का मार्ग पर अधिकार होता है। ऊपर की ओर जा रहा वाहन, नीचे की ओर आ रहा वाहन, सी है अपेक्षाकृत भारी वाहन, और 4 है परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि जो अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जो ऊपर की ओर जो वाहन होता है, ऊपर की ओर जा रहा वाहन होता है, उसको दोस्तों मार्ग पर अधिकार है वो होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 4 है, आधुनिक वाहनों में किस किस्म के ब्रेक है वो प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक वाहनों में दोस्तों ड्रम ब्रेक भी होते हैं, डिस्क ब्रेक भी होते हैं। अब बात करते हैं आगे या पीछे की, तो ड्रम ब्रेक है वो पीछे होते हैं और जो डिस्क ब्रेक है वो आगे होते हैं। तो आपको इस बात का भी आपको ध्यान में है वो रखना है कि पीछे कौन से होते हैं, आगे कौन से होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी गोल चक्कर पर मार्ग अधिकार किस यातायात या वाहन को होता है। अब गोल आकार के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोल आकृति है, इसके अंदर एक और गोल आकृति होगी तभी ये मार्ग बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप मतलब कि यहाँ मार्ग है, एक यहाँ इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, ये मार्ग है। आप यहाँ से, ये मतलब कि 2 वे है सभी सड़कें, आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप इसमें क्या है, मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब अपनी साइड से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, मार्ग आप इसमें अगर प्रवेश करते हैं, क्योंकि यही तो रास्ता है, कहीं भी दूसरी ओर जाने का रास्ता तो नहीं है ना। अगर आप यहाँ जाएंगे, इस ओर आगे जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ पास में कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, आपको यहीं से तो होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि आपको इस साइड में जाना तो यहीं से तो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि आप मार्ग को क्या है, मार्ग को मार्ग को परिवर्तित नहीं कर रहे। आपके सामने जो मार्ग है वही कंटिन्यू आप कर रहे हो। जैसे आप इस मार्ग में यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो आपको कोई भी संकेत नहीं देना। जैसे आप आगे जाते जाते आप अब ये अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बाहर निकलने के लिए संकेत देना है, क्योंकि अब आपके पास में आपने इसमें एंटर कर लिया है तो फिर ये राउंड बन गया। अब ये राउंड बन गया, आपके पास में 2 मार्ग है। आप इसमें गोल आकृति में भी जा सकते हैं और आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये गोल आकृति थी, आप यहाँ से मतलब एंटर कर रहे थे तो आपके पास में एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि आपको अंदर जाना है तो जाना ही पड़ेगा, जाना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप एंटर कर चुके हैं तो अब आपके सामने है कि आप इस राउंड अबाउट में गोल घूमें या बाहर निकलें। तो 2 रास्ते हैं। तो आप अगर मार्ग छोड़ते हैं तो आपको बाहर निकलते से समय संकेत देना है, यानी कि आपकी दाईं ओर के यातायात का संकेत देना है। प्रश्न क्या था, ये कौन सा आ गया, किसी गोल चक्कर पर मार्ग अधिकार किस यातायात वाहन को होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग था, हमने कुछ अलग समझ लिया था इसमें। तो इसका हो जाएगा आपकी दाईं ओर के यातायात संकेत को। अब इसका मतलब क्या होता है, ये गोल आकृति है, आप यहाँ से इसमें प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है पहले से, तो आप आ रहे हैं यहाँ से। तो अब मार्ग का अधिकार इस ए गाड़ी को होगा या बी को होगा, तो इस ए गाड़ी को होगा। तो यानी कि जो गाड़ी पहले से इस चक्कर में जा रही है उस गाड़ी को मार्ग पर अधिकार होगा, यानी जो आपके दाईं साइड का यातायात है उसको पहले जाने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि आपकी दाईं ओर का संकेत, दाईं ओर का यातायात। प्रश्न संख्या 6 है, वाहन खड़ा या पार्क करके जाने से पहले आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। इग्निशन चाबी बंद कर देनी चाहिए, सही है। इग्निशन बंद करना, इंजन बंद करना, इग्निशन लॉक करना, चाबी निकालना, हैंड ब्रेक लगाना, ये भी सही है।
इंजन बंद करना, वाहन को लो करना, कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंजन को बंद करना, इग्निशन लॉक करना, चाबी निकालना, हैंड ब्रेक लगाना। तो प्रश्न संख्या इस जो 6 का है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, सड़क के बीच में दोहरी ठोस रेखाएं क्या सूचित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब तक कोई अवरोध न हो आप अपने वाहन को इन रेखाओं के पार नहीं ले जा सकता, यानी कि आपको इन ठोस रेखाओं को पार है वो नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, हर बार जब इंजन ऑयल को बदला जाता है तो साथ में हम क्या बदलते हैं? दोस्तों सभी को पता है, जब इंजन ऑयल बदलेंगे तो इस इंजन ऑयल को फिल्टर करने वाला जो ऑयल फिल्टर है उसको भी हमें बदलेंगे। सामान्यतः इंजन ऑयल है वो 10,000 किलोमीटर पर है वो बदला जाता है। प्रश्न संख्या हम 9 देखते हैं, सड़क पर सूचनाप्रद संकेत चिन्ह आमतौर पर किस आकृति में होते हैं? सूचनात्मक संकेतों की बात हो रही है, किस में होते हैं दोस्तों? आयत में होते हैं, क्योंकि त्रिकोण है वो चेतावनी संकेत होते हैं, वृत्त में दोस्तों आदेशात्मक संकेत होते हैं। तो आपको यहाँ पर है सूचनात्मक संकेत किस में होते हैं? आयताकार में। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? एकदम सिंपल प्रश्न है, 16 साल हो जाएगी। मोटर कार के लिए 18 होगी, वाणिज्यिक वाहन के लिए 20 साल होगी। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, किसी नए पेट्रोल कार वाहन के लिए एक बारगी कर का क्या अभिप्राय है? किसी नए पेट्रोल कार यानी कि निजी वाहन है, वाहन का पंजीकरण वैध रहने तक कर का भुगतान कर दिया गया है। 5 वर्ष के लिए भुगतान, 10 वर्ष के लिए भुगतान, और ऑप्शन नंबर डी है 15 वर्ष के लिए भुगतान। तो दोस्तों यहाँ पर जो यानी कि अब मैं बात करता हूँ, वाहन का पंजीकरण वैध रहेगा तब तक के लिए ही दोस्तों ये टैक्स है वो आपका भरा जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है वो करना है, यानी कि आपका पंजीकरण जब तक वैध है तब तक का टैक्स है वो आपका वहाँ पर भरा हुआ रहता है। आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 12 पे, जब कोई मोटर वाहन ऐसी दुर्घटना में शामिल हो जिसमें जान माल का नुकसान न हुआ हो तो इसकी रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने में 24 घंटे में देनी चाहिए, चाहे दुर्घटना से कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर दुर्घटना हो गई है तो इसकी सूचना आपको पुलिस स्टेशन में 24 घंटे में देनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 13 है, गाड़ी चलाते समय आप ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पर पीली बत्ती जल बुझ रही है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? समान गति पर आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, वाहन रोकना और बत्ती हरी होने की प्रतीक्षा करना, वाहन धीमा करना और जब ऐसा करके सुरक्षित होना सुनिश्चित हो जाए तभी आगे बढ़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी वाहन को धीमा करना है और जब सुरक्षित हो तो आपको आगे भी बढ़ते रहना है। किसमें? जब पीली बत्ती लगातार जल बुझ रही है, क्या हो रही है? जल बुझ रही है, तो दोस्तों आपको ये काम है वो करना है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 है हमारा, जब सड़क पर लगातार पीली रेखाएं अंकित हो तो वाहन को, पीली रेखाएं लगातार अंकित है तो क्या करना है? पीली रेखा छूनी या पार नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका है वो सही हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या हमारा 15 है, सभी मोटर वाहन खालिस्तान द्वारा कवर होनी चाहिए, जीवन बीमा, तृतीय पक्ष बीमा, विस्तृत बीमा, खालिस्तान। तो यहाँ पर तृतीय पक्ष बीमा है ये सही जवाब हो जाएगा, यानी कम से कम जो तृतीय पक्ष बीमा है वो आपका होना चाहिए। एक पक्ष, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, पहले में मालिक होता है, दूसरे में कंपनी होती है, तीसरे में नुकसान जिसका होता है वो दोस्तों थर्ड पार्टी बोलता है। और दोस्तों धारा 146 है वो ये कहती है कि आपकी जो गाड़ी है उसका कम से कम 146 के तहत कम से कम है वो थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो धारा 196 के तहत आपके ऊपर जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना है? प्रथम बार के लिए 2,000 है, दूसरी बार के लिए 4,000 है, साथ ही आपके ऊपर 3 माह की जेल का भी प्रावधान है वो किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16 एकदम सिंपल प्रश्न है, सीएनजी का अभिप्राय है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, सभी जानते हैं। और प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न संख्या हम 17 देखते हैं, गाड़ी चलाते हुए आप एक लंबी ढलान वाली सड़क पर है, अपने वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गियर बदलकर कम करें, इंजन बंद करना, न्यूट्रल गियर डालना, हैंड ब्रेक का प्रयोग करना। यानी कि गाड़ी चलाते हुए आप एक लंबी ढलान वाली सड़क पर हैं तो अपने वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है? गियर बदलकर कम करना है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, गाड़ी चलाते समय आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, आप अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि आप सड़क पर दूसरों को लाइट से चकाचौंध नहीं करते। ओवरटेक करने से पहले आप हेडलैम्प फ्लैश करते हैं, आपकी रियर फॉग लाइट ऑन है, आपका वाहन धीमी गति से आगे बढ़ता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखना है कि जब आप रात के समय
किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक करते समय आपको अपनी गाड़ी का जो हेडलैम्प है उसको फ्लैश करना चाहिए, यानी कि आपको जो लो बीम है उसको हाई बीम में करके फिर से लो बीम में है वो आपको कर लेना चाहिए। तो ओवरटेक समय क्या करना है, आपको हेडलैम्प को फ्लैश करना है किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। तो गाड़ी चलाते समय कोहरे की स्थिति में वाहन की हाई बीम लाइट का प्रयोग करना क्या होता है। अगर कोहरा है यानी कि धुंध है और आप हेडलाइट की हाई बीम का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुरा होता है, क्योंकि ये वापस परावर्तित करता है और चक्काचौंध है वो कर सकता है। यानी कि जो हाई बीम का प्रयोग करते हैं तो ये प्रकाश का परावर्तन करके हमारी आंखों में पड़ता है, जिससे कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर को है कुछ भी दिखता नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ ब्लाइंड स्पॉट। एकदम सिंपल प्रश्न है, ब्लाइंड स्पॉट या अंध स्पॉट या अस्पष्ट स्थान है वो क्या होता है। तो चालक के रियर व्यू मिरर और साइड दर्पण में नहीं दिखने वाले जो स्थान होते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट या अंध स्पॉट या अस्पष्ट जो स्थान है वो होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, ढलान पर या डाउन हिल न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, खालिस्तान को प्रभावित करता है। ढलान पर या डाउन हिल न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना ये किसको प्रभावित करता है, ब्रेकिंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तभी हम ढलान में कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल है वो नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है, मोटर वाहन में लेमिनेटेड सेफ्टी विंड स्क्रीन ग्लास वह होता है जो टूटेगा नहीं, जिसमें दोहरे गिलास के बीच प्लास्टिक की एक परत पेस्ट की गई हो। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जो टूटेगा नहीं उसे लेमिनेटेड सेफ्टी विंड स्क्रीन कहते हैं, जिसमें दोहरे गिलास के बीच प्लास्टिक की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि वह टूटने पर बिखरे नहीं। प्रश्न संख्या हम 23 के बारे में जानते हैं, मोटर मार्ग में अपनी गाड़ी चलाते समय अगर आगे का एक टायर फट जाता है, ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए। स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ ढीली करना, रोकने के लिए पूरी जोर से ब्रेक दबाना, ए और बी दोनों। तो आपको ये दोनों ही काम नहीं करने हैं, न तो आपको स्टीयरिंग को ढीला छोड़ना है, नहीं रोकने के लिए अपने जो ब्रेक है वो उसको पूरी जोर से दबाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं, पेट्रोल वाहन के इंजन में उत्सर्जित जहरीली गैस क्या होती है। अमोनियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी की सारी गैसें हैं वो दोस्तों एक जो पेट्रोल वाहन होता है उसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। मुख्य रूप से जो उत्सर्जन होता है वो किसका होता है, एक तो होता है CO का, एक होता है NO का, एक होता है HC का। NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और H यानी होता है हाइड्रोकार्बन। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो ये गैसें निकलती है इसके प्रभाव को कम करने के लिए वाहनों में आजकल कैटेलिक कन्वर्टर का इस्तेमाल है वो किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैटेलिक कन्वर्टर का। अब ये कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है, तो जो ये दोस्तों CO गैस होती है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है इसको CO2 में बदलती है। जो ये NO होती है इसे N2 में बदलती है। जो ये HC होती है इसे H2O में बदलती है। यानी कि जो ये तीन गैसें हैं दोस्तों ये जहरीली गैसें हैं, और ये जो CO2, N2 और H2O है ये सामान्य गैसें हैं। तो कैटेलिक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है आजकल वाहनों में। तो सबसे खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 25 है, सभी आधुनिक कारों में संवहन प्रणाली यानी कि लुब्रिकेशन प्रणाली में होता है गियर टाइप पंप, रोटर टाइप पंप, ऑयल फिल्टर और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोटर टाइप पंप। लुब्रिकेशन किस पंप के माध्यम से किया जाता है, तो रोटर पंप के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है हमारे सामने, किसी वाहन में अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है। अल्टरनेटर सभी जानते हैं बैटरी को आवेशित करना या चार्ज करना अल्टरनेटर का काम होता है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, अल्टरनेटर को किसके माध्यम से घुमाया जाता है, दोस्तों जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट है दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर और इस अल्टरनेटर के ऊपर इन दोनों को आपको फैन बेल्ट के माध्यम से जोड़ना होता है। तभी ये जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो दोस्तों ये अल्टरनेटर भी घूम जाएगा। वो दोस्तों अल्टरनेटर और डायनेमो, पहले के जो पुराने वाहन होते थे उनमें डायनेमो का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि आजकल के जो वाहन है इनमें अल्टरनेटर का इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब अल्टरनेटर और डायनेमो में फ़र्क क्या है दोस्तों, अल्टरनेटर है वो दोस्तों यहाँ पर कम या ज़्यादा स्पीड, इंजन की जो भी स्पीड होगी उस पर भी दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा है उसको क्रिएट करेगी और बैटरी को चार्ज करेगी। लेकिन डायनेमो है वो केवल अधिक स्पीड पर काम है वो करता था। दूसरा अंतर है, जो अल्टरनेटर होता है वो AC करंट निकालता है, जबकि जो डायनेमो होता है वो DC करंट निकालता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में वो रखना है। तो आगे हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, किसी वाहन में क्लच सामान्यतः खालिस्तान के बीच स्थित होता है। क्लच सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इंजन होता है, इंजन के बाद में फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के बाद में क्लच होता है, क्लच के बाद में गियर होता है, गियर के बाद में प्रोपेलर शाफ्ट होती है और इसके बाद में डिफरेंशियल होता है। अब आपको पूछा है कि सामान्यतः क्लच होती है, तो यहाँ पर
देखें कौन सा ऑप्शन होता है, इंजन और गियर बॉक्स। यहाँ पर गियर बॉक्स दे दिया और इंजन दे दिया, फ्लाईव्हील का नाम नहीं आया, तो हालांकि दोनों के बीच में होती है, आप देख सकते हैं। हालांकि फ्लाईव्हील आता तो दोस्तों हम फ्लाईव्हील और यहाँ पर गियर बॉक्स के मध्य में क्लच को बताते, लेकिन फ्लाईव्हील का नाम नहीं आया है। आगे मैं बात करता हूँ तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर बॉक्स के मध्य में क्लच है वो लगा रहता है। प्रश्न संख्या 28 है, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का प्रयोजन होता है। टायर रोटेशन क्यों करते हैं? टायर रोटेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 5000 किलोमीटर पर लगभग हम टायर रोटेशन करते हैं। आगे के पहियों को पीछे ले जाना, पहली बात। दूसरी बात, लेफ्ट के जो टायर राइट साइड में और राइट साइड का लेफ्ट में, इस प्रकार से भी हम टायर रोटेशन है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ तो इस प्रश्न में प्लाई सेपरेशन से बचाना, जीर्ण एक समान करना, बेहतर सवारी प्राप्त करना, जीर्ण कम करना। तो यहाँ पर जीर्ण एक समान करना, यानी कि जीर्ण का मतलब है घर्षण, यानी कि टायरों का घिसाव है वो नियंत्रित करना या एक समान करना टायर रोटेशन का मुख्य प्रयोजन होता है। प्रश्न संख्या हमारा 29 है, ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग, ब्रेक ड्रम और खालिस्तान के बीच घर्षणीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग है वो ब्रेक ड्रम और किसके बीच में घर्षण होता है? ब्रेक शू के मध्य, यानी ब्रेक लेदर भी कह सकते हैं इन्हें। ब्रेक लेदर या ब्रेक शू के मध्य और ब्रेक ड्रम के बीच में घर्षण होता है। आप सभी को पता है इस प्रकार से ब्रेक ड्रम होता है, इसके अंदर दोस्तों ब्रेक शूज लगाए जाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो ये दोस्तों ब्रेक शूज है वो फैलते हैं और इस ब्रेक ड्रम पे घर्षण करते हैं। तो यही पूछा है कि जो ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग होती है वो ब्रेक ड्रम और जो ब्रेक शू होते हैं इनके बीच में घर्षण होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 के बारे में बात करते हैं, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली में प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर जीपीएस का अभिप्राय होता है। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी कि आपको इस ग्लोबल पर, इस पृथ्वी पर आप किस पोजीशन में कहाँ पर खड़े हैं इसकी स्थिति है वो जीपीएस बताता है, जो कि आजकल वाहनों में प्रयोग किया जाता है ताकि वाहनों को चोरी होने से रोका जा सके, वाहनों की प्रेजेंट लोकेशन के बारे में पता है वो लगाया जा सके। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में टोल प्लाजा पर वाहन रोक के बगैर टोल का भुगतान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो फास्टैग का इसका इस्तेमाल वो किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि फास्टैग की शुरुआत भारत में 2014 से हुई है। 2017 में दोस्तों वाणिज्यिक जो वाहन होते हैं इनके लिए दोस्तों यहाँ पर फास्टैग है वो अनिवार्य किया गया था। और दोस्तों भारत में अनिवार्य रूप से जो फास्टैग है वो लागू कब किया गया है? दोस्तों यहाँ पर 16 फरवरी को, 16 फरवरी 2021 को है इसको भारत में अनिवार्य रूप से लागू है वो कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी एक श्रेणी होती है एम, एक होती है एन। तो एम श्रेणी है, इसमें दोस्तों एक तो पर्सनल व्हीकल होते हैं, प्राइवेट व्हीकल, एक जो यात्री सामान होते हैं, यात्री गाड़ियां होती है दोस्तों, पर्सनल गाड़ी की बात करूँ, मैं यहाँ पर गलत बता रहा हूँ आपको। एक तो पर्सनल व्हीकल हो गए, यानी पर्सनल व्हीकल ही है जिनका उपयोग है वो इस एम श्रेणी में किया जाता है और इनके लिए बैंगनी रंग का जो है वो फास्टैग प्रदान किया जाता है। एन श्रेणी है, इसमें यात्री या सामान इनका वहन है वो किया जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि जो फास्टैग के लिए 2 श्रेणियाँ मुख्य रूप से हैं, एक तो है एम, एक है एन। एम में क्या होता है, यानी कि जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं इनको दोस्तों इसमें एम श्रेणी में रखा गया है और इनके लिए बैंगनी रंग का जो फास्टैग है वो प्रदान किया जाता है। जबकि दोस्तों जो एन श्रेणी है इसमें यात्रियों का परिवहन करने वाले वाहन और सामान का परिवहन करने वाले वाहन है, इनके लिए दोस्तों एन श्रेणी बनाई गई है। और दोस्तों इस एन श्रेणी को फिर से 6 भागों में वो बांटा गया है, जो कि आपको फास्टैग वाली क्लास में है वो इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 32 के बारे में देखते हैं, वाहनों में लगाए या फिट किए गए रियल टाइम जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ओवर स्पीडिंग अलर्ट के बारे में जानकारी के लिए, चोरी हुए वाहन की रिकवरी करने के लिए, रियल टाइम लोकेशन प्राप्त करने के लिए। तो ये सभी काम है वो आप जीपीएस के माध्यम से वो कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान में है वो रखना। दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे। रियल टाइम लोकेशन की जांच करना, चोरी किए गए वाहन की रिकवरी करना, ओवर स्पीडिंग का अलर्ट करना, यानी कि आपको घर बैठे पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है, कहीं आपका ड्राइवर गाड़ी को स्पीड तो नहीं चला रहा। स्मार्टफोन में उपलब्ध गूगल मैप का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग खालिस्तान का पता करने के लिए किया जाता है। वास्तविक काल यातायात स्थितियाँ, यात्रा के मार्ग, यात्रा के समय, ये सभी है इससे ज्ञात किए जाते हैं। किससे? स्मार्टफोन में जो उपलब्ध गूगल मैप होता है वो दोस्तों आपकी वर्तमान में पोजीशन भी बताता है कहाँ पे आप हो, यात्रा के लिए मार्ग भी बताता है और यात्रा का समय भी बता देता है कि आपको इस यात्रा को तय करने में लगभग कितना टाइम है वो आपको लगेगा। प्रश्न संख्या 34 के बारे में जानते हैं,
लोकेशन को पिन पॉइंट करने या ठीक ठाक बताने के लिए जीपीएस युक्तियाँ किसका इस्तेमाल की करती है दोस्तों? सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है? सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। प्रश्न संख्या 35 है, वाहन के इंजन ऑयल की जांच की जानी चाहिए। इंजन ऑयल की जांच वो कब की जाती है? तो प्रश्न ऑप्शन है जब इंजन ठंडा हो, जब वाहन समतल धरातल पर खड़ा हो, जब इंजन चालू हो, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 के बारे में जानते हैं। निजी कारों का की पंजीकरण संख्या खालिस्तान में लिखी जाती है। पंजीकरण संख्या जो निजी कार यानी प्राइवेट व्हीकल, तो दोस्तों सभी को पता है सफ़ेद पृष्ठभूमि होती है और काले अक्षर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 के बारे में जानते हैं। वाहन के क्लच पर एक पैर रखने से क्या होता है? पैर को आराम मिलता है, गलत है। गियर बदलने में मदद मिलती है, गलत है। क्लच जल्दी घिसने लगता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो वाहन के क्लच पर लगातार आप पैर रखे आप गाड़ी चला रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो गाड़ी है इसकी क्लच है वो खराब हो जाएगी और घिसने लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। यातायात सिग्नल पर चमक रही लाल बत्ती का अर्थ होता है। यातायात सिग्नल पर चमक रही लाल बत्ती का संकेत क्या होता है? आपको ये बताना है। रुकें और बत्ती के हरी होने की प्रतीक्षा करें, यानी आपको तब तक रुकना है जब तक कि रेड जो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है वो न हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है रेड, एक होती है येलो। रेड लाइट का मतलब होते हैं रुकें, रेड यानी रुकें, और वाई का मतलब होता है रुकें, इसका भी मतलब होता है रुकें, लेकिन ये फ्लैशिंग कर रही होती है। रेड फ्लैश कर रही है तो रुकें और देखें और जाएं, ऐसा होता है। लेकिन येलो कलर में क्या होता है? येलो कलर में आपको यहाँ पर धीमा करना होता है। अगर फ्लैश कर रही है येलो लाइट, अगर फ्लैश कर रही है यानी ऑन ऑफ हो रही है, तो आपको धीमा करना है और जाना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको रेड और जो येलो लाइट है इनकी एक तो लगातार ऑन ऑफ होती है और एक ही है दोस्तों लगातार यानी कि ऑन रहती है, तो इन दोनों में अंतर आपको करना है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। वाहन पार्क या खड़ा कारण अवैध होता है। किसी फुटपाथ पर, किसी पुल पर या सुरंग के भीतर, किसी साइकिल लेन में, सभी में। आपका वाहन है अगर किसी फुटपाथ पे या किसी सुरंग के भीतर या पुल के ऊपर या किसी साइकिल लेन में खड़ा है तो दोस्तों ये क्या होता है? वाहन पार्क या खड़ा करना, यह कारण नहीं है, करना होगा, करना अवैध होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। वहाँ आपके वाहन में हुई दुर्घटना में लोगों को चोट पहुंची है, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट करना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, ठीक ही बात है। पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाना, फिर निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट करना। पुलिस थाने में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, घायलों को अस्पताल में ले जाना, पीसीआर को 100 नंबर को सूचित करना और अपनी यात्रा कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर आपको पहले घायलों को अस्पताल पहुँचाना है, फिर दोस्तों आपको पुलिस को इसकी सूचना है वो देनी है 24 घंटे के भीतर। यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 है। कोई वाहन चलाते समय दाएं ओर मुड़ते हुए आपको किस लेन में होना चाहिए? दाएं ओर मुड़ते समय किस लेन में होंगे? सबसे दाएं लेन में, सबसे दाएं लेन में आपको होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 हम देखते हैं। गीली या फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय टायर प्रेशर कम करना, बिल्कुल नहीं। अचानक ब्रेक लगाने या गति बढ़ाने से बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वाहन तेज गति पर चलाना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी आपको प्रेशर कम नहीं करना है और न ही आपको तेज गति से गाड़ी चलानी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 खालिस्तान 2019 से प्रभावी है, कब से है? 1 सितंबर 2019 से ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है। मोटर वाहन अधिनियम या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने के लिए नया चालान या जुर्माना है वो कितना रुपया है? तो यहाँ पर आपको बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो धारा 181 के तहत 5,000 का जुर्माना आप पर है वो लगाया जा सकता है। आपको इस बात का ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ द्वारा जारी लर्नर लाइसेंस की वैधता होती है। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल प्रश्न है, सभी को मैंने बता रखा है कि भी लर्निंग जो लाइसेंस होता है वो कितने समय के लिए वैलिड रहता है? तो 6 माह के लिए वैलिड रहता है। स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो ये 1 माह से लेकर 5-6 माह तक है वो मतलब कि जारी किया जाता है। इसके अंदर आप आवेदन है वो स्थायी लाइसेंस के लिए कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। एक ऐसा चिन्ह जिसका हाशिया काले रंग में हो और चिन्ह का रंग भी काला हो तो वो क्या होता है? तो वह प्रतिबंध समाप्ति यानी रोक समाप्ति चिन्ह होता है, आप सभी जानते होंगे। प्रश्न संख्या 47 है। त्रिभुज में दिया गया ऐसा चिन्ह जिसमें 2 रेखाएं बनी हुई हो और वो रेखाएं एक साइड से चौड़ी हो और दूसरी साइड से संकड़ी हो तो वो क्या होता है? आगे रास्ता संकड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आगे रास्ता संकड़ा है,
इस प्रकार से ये संकेत है बना होता है। आगे मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 48 है। आयत में 4 पाई, आयत में 4 पाई का यातायात संकेत चिन्ह क्या दर्शाता है? आयत है, आयत में 4 पाई है तो विश्राम स्थल हो जाएगा या रेस्टिंग पैलेस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है। गोल आकार में 50 लिखे होने यातायात संकेत के चिन्ह का क्या मतलब होता है या क्या बताता है? तो आप सभी को बता देता हूँ, गोल आकृति में 50 होते हैं तो ये अधिकतम गति सीमा को बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट या अंध स्पॉट या स्थान किसे कहा जाता है? चालक के रियर व्यू मिरर व साइड मिरर में नहीं दिखाने वाली जो स्थान है दोस्तों, उसे आप क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या अंध स्पॉट या अस्पष्ट स्पॉट के नाम से हैं, हम इन्हें जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 50% दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्राइवर पेपर हुआ था, उसका पेपर मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपको मज़ा ज़रूर आया होगा दोस्तों। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सअप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।